This is an ABP Life podcast. अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार 24 मार्च 1882, 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी रोग के लिए जिम्मेदार माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की खोज की थी। डॉक्टर रॉबर्ट कोच की ये खोज आगे चलकर टीबी के इलाज में बहुत मददगार साबित हुई। उनकी इस खोज की वजह से डॉक्टर रॉबर्ट कोच को साल 1905 यानी 1905 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यही वजह है कि इस बीमारी को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए आज यानी 24 मार्च की तारीख को चुना गया और 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के रूप में मनाने की घोषणा हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में टीबी उन्मूलन शिखर सम्मेलन की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के जरिए टीबी मुक्त भारत अभियान का भी आगाज हुआ। प्रधानमंत्री बोले कि दुनिया में टीबी को खत्म करने के लिए 2030 का समय तय किया गया है, लेकिन भारत अपने लिए ये लक्ष्य 2025 तक रखता है। क्या इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाएंगे? क्या चैलेंजेस हैं हमारे सामने टीबी को खत्म करने के लिए? जानेंगे आज सब कुछ ट्यूबरक्लोसिस के बारे में वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे पर, सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर, जहां मेरे साथ में जुड़े हैं दो अनुभवी डॉक्टर्स, डॉक्टर अनिल बंसल, रिटायर्ड सीएमओ फ्रॉम एनडीएमसी एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन इन 2003-2004। और नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभी कुमार, सीनियर कंसल्टेंट फोर्टिस स्पोर्ट्स आर्ट इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूँ। डॉक्टर अनिल बंसल और डॉक्टर अभी कुमार, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर जुड़ने के लिए। पूछना चाहूंगी सबसे पहले आप दोनों से ही कि बात करेंगे सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नारा दिया है, टीबी हारेगा भारत जीतेगा, और मल्टीपल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने टीबी को हराने के लिए। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज सेट अ टारगेट ऑफ 2030 टू एलिमिनेट टीबी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि ये हम 2025 तक अचीव कर लेंगे। सर, क्या ये मुमकिन है? कैसे होगा? और आपको क्या चैलेंजेस नजर आते हैं टीबी को इरेडिकेट करने के लिए 2025 तक? देखिए, आपने जैसे भी बताया कि टीबी एक डिजीज है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सांस लेने के थ्रू फैल सकता है। और हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज, जो क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस है, वो नहीं मिलती, जिसकी वजह से टीबी का प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा और डेथ भी बहुत होती है। अब टीबी के लिए जो होता है, यूजुअली किसी को खांसी जुकाम बुखार होता है शुरू में, तो वो वायरल बुखार में भी होता है और ऐसे में अननेसेसरी लोग एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। टीबी की अलग मेडिसिन हैं जो ऑर्डिनरी एंटीबायोटिक से डिफरेंट होती हैं, लेकिन कुछ जैसे ऑफ्लोक्सासिन टाइप की दवाइयां हैं, ये टीबी के केसेस में भी यूज की जाती हैं और हमारे देश में इनका फ्रिक्वेंटली खांसी जुकाम के अंदर भी यूज किया जाता है। अगर ऐसे में किसी व्यक्ति को टीबी है तो अगर उसने खांसी जुकाम के समय में एक एंटीबायोटिक ली, बाकी उसकी दवाइयां नहीं ली, तो वो रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस बनता है। हमने देखा पिछले कुछ सालों में MDR, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज्यादा हो रहा है और जिसका प्रॉपर इलाज भी नहीं हो पा रहा और लोगों की डेथ भी हो जाती है। ये एक बहुत अच्छी चीज है कि हम कह रहे हैं 2025 में खत्म कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे लगता नहीं कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि हमारा हेल्थ सर्विसेज जो है, जिन लोगों को टीबी होती है उनके पास नहीं पहुंच पा रही। गरीब लोग, झुग्गी झोपड़े में रहने वाले लोग, ऐसे जब भीड़ भाड़ ज्यादा होती है जगह जगहों पर, वहाँ पर टीबी बहुत तेजी से फैलती है और हमारा हेल्थ बजट जो है वो बहुत ही कम है। WHO के अकॉर्डिंगली हमारे देश का हेल्थ बजट 10% ऑफ GDP होना चाहिए। यहाँ नकली डॉक्टरों की है, छोटा चाप डॉक्टरों की है, क्योंकि गरीब लोग उन्हीं से इलाज कराते हैं, उनके पास जाते हैं और उनको कुछ पता नहीं होता ट्रीटमेंट, वो उल्टा सीधा ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे मरीज ठीक होने की बजाय और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में आ जाता है। जी बिल्कुल, हम प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं कि टीबी 2025 तक बिल्कुल एरेडिकेट हो जाएगा। वो कैसे कर सकते हैं? वो हम इस तरह कर सकते हैं कि का डायग्नोसिस अर्ली होना चाहिए। ट्यूबरक्लोसिस अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे, अर्ली पकड़ लेंगे, उनके सिम्टम्स पेशेंट को अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे, तो ये ट्यूबरक्लोसिस जड़ से खत्म हो जाएगा। और दूसरी चीज, अगर हम सही डोज में सही तरीके से ट्यूबरक्लोसिस का इलाज करेंगे तो ट्यूबरक्लोसिस को हम 2025 तक इरेडिकेट कर सकते हैं। यानी देखो, जो चैलेंजेस हैं, सबसे पहले तो पेशेंट एजुकेशन का चैलेंज रहता है। पेशेंट को हम जैसे ही बताते हैं कि आपको ट्यूबरक्लोसिस है,
उनको एक तरह का वो हो जाता है कि नहीं मुझे तो ट्यूबरक्लोसिस नहीं हो सकती। तो एक तरह का पेशेंट का एजुकेशन होता है कि पेशेंट को हम बताते हैं कि जी आपको ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक हो जाएगा, दवाई ठीक ढंग से लेंगे, ठीक डोजेज से लेंगे और ठीक समय से लेंगे तो आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दूसरी चीज, हम खाने पे उनको बोलते हैं कि खाने पे ध्यान जरूर दीजिए, प्रोटीन इंटेक अपना अच्छा रखिए, दवाई रेगुलर नियमित रूप से ले, रोज रेगुलर ले और खाने का ध्यान रखेंगे, प्रोटीन इंटेक लेंगे तो ये चीजें और बेहतर होंगी। और तीसरी चीज, कभी कभी पेशेंट्स अपना इलाज बीच में छोड़ देते हैं, वो सही डोज में अपना ट्रीटमेंट नहीं लेते, बीच में छोड़ देते हैं, तो इस वजह से भी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस और ट्यूबरक्लोसिस पे हम काबू नहीं कर पाते। जी, रिपोर्ट्स कहती हैं कि ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस यानी कि DRTB ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है टू पब्लिक हेल्थ। क्या आप इसे समझाने में हमारी मदद कर सकते हैं कि ये DRTB क्या है, MDR-TB, RR-TB या PTB, ये सब क्या है सर? देखिए, MDR-TB, रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट TB या XDR-TB, जनरली ये सब ड्रग रेजिस्टेंट फॉर्म्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस हैं। ये क्यों बनते हैं? जनरली उनमें पाए जाते हैं जो लोग अपना इलाज पूरी तरह से नहीं लेते या अपनी डोजेज ट्यूबरक्लोसिस की कम लेते हैं या बीच में ही अपना इलाज छोड़ देते हैं। ये ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस HIV पेशेंट्स में भी ज्यादा पाया जाता है। दूसरी चीज, अब MDR किसको कहते हैं? MDR मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB, जो TB की मोस्ट कॉमन दवाइयां होती हैं, जो आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन से जो TB रेजिस्टेंट होता है उसको हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB कहते हैं। और जो रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट TB होता है वो सिर्फ मोनोक्लोनल रेजिस्टेंट TB होता है। और XDR-TB होता है, वो MDR-TB से भी खतरनाक TB है, जिसमें आपका जो पेशेंट है, जो कीटाणु है, वो ड्रग रेजिस्टेंट है आइसोनियाजिड से, रिफेम्पिसिन से, कोई फ्लूरोक्विनोन से, एक IV आपकी अमीनो ग्लाइकोसाइड से। तो जो सबसे खतरनाक फॉर्म ऑफ TB होता है वो XDR-TB होता है। और जो ये MDR, RR और XDR-TB है, ये काफी खतरनाक बीमारियां हैं। जी। WHO ने ये भी कहा ग्लोबल TB रिपोर्ट 2022 में कि इंडिया में 3 मिलियन न्यू केसेस ट्यूबरक्लोसिस के देखे गए हैं एंड ओवर 500,000 डेथ फ्रॉम द डिजीज। सर, आपको क्या कारण इसके नजर आए, आपको लगते हैं कि इतने ज्यादा बढ़ने के क्या रीजंस हैं सर? देखिए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये तो कम बता रहा है। मेरे हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ के करीब है जी। तो ये उससे भी ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है कि आपको नोटिफाई करना है TB को। तो आम लोग जो जिनको TB में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिनको TB की प्रॉब्लम हो रही है, उनको पता ही नहीं है और ये किसी तरह से बढ़ते जा रहे हैं। क्वालिटी हेल्थ केयर शहरों में तो है और शहरों के बाहर कहीं भी क्वालिटी हेल्थ केयर नहीं है। कोई भी व्यक्ति दवाई दे देता है, कोई भी केमिस्ट से जाके दवाई दे दो। तो यानी कि शहरों के बाहर सबसे ज्यादा केसेस हैं भारत में? शहरों के बाहर या शहरों के अंदर जो झुग्गी झोपड़ी स्लम एरियाज है जी, स्लम एरियाज में क्या है कि हाइजीनिक कंडीशन बहुत कम है। जी। एक एक कमरे में 10-10 लोग रह रहे हैं, 15-15 लोग रह रहे हैं जी। अच्छा, बहुत से लोग लेबर क्लास शहरों की तरफ जाते हैं, उनको मकान मिलता नहीं, तो एक एक कमरे में 5-5, 6-6, 8-8 लोग रहते हैं। अगर किसी एक को TB हो गई तो उन सबको फैलने का खतरा है। जी। तो ये हमारे देश में प्रॉब्लम है कि TB को अच्छा, एक लकी चीज है कि TB की दवाइयां हैं जिससे TB के ऑर्गेनिजम्स, जो बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनकी डोज प्रॉपर वजन के हिसाब से होती है और टाइम पे लेनी होती है और ठीक होने के बाद ही मरीज को वो दवाई छोड़नी नहीं होती। क्योंकि जब वो छोड़ेगा दवाई, तो जब रेजिस्टेंस TB अगर बन गई तो ना सिर्फ उसको नुकसान हो जाएगी, उसके आसपास के जो मिलने वाले हैं उनको भी जो डिजीज होगा TB का, वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस वाला होगा, जिसमें ऑर्डिनरी TB की दवाइयां काम नहीं करेंगी। तो इसका बड़ा ध्यान रखना है जी। ट्यूबरक्लोसिस की फील्ड में जो रिसर्च और डेवलपमेंट चल रहे हैं, ट्रीटमेंट को लेकर कोई लेटेस्ट एडवांसमेंट के बारे में आप लोगों को बताना चाहेंगे सर? पहले हमारा जो TB ड्रग रेजिस्टेंट TB का जो शेड्यूल होता था वो 18 से 24 महीने तक चलता था। आजकल जो साइंस ने नई दवाइयां बनाई हैं, उसकी वजह से नए रेजिमेंट, हम शॉर्टर टर्म रेजिमेंट हम नए जल्दी आने वाले हैं, जिसमें जो ड्रग रेजिस्टेंट TB है वो 6 से 12 महीने में ठीक हो जाएगी। TB जब होती है पूरी बॉडी में कहीं भी हो सकती है,
अच्छा, में भी हो सकती है, पेट में भी हो सकती है, पैरों में भी हो सकती है। तो ऐसे में अगर टीबी वहाँ पहुँच गई और उसको डायग्नोसिस नहीं हुआ तो वो दवाइयाँ उतना काम नहीं करती, उनको दवाइयों को चेंज करके लंबे टाइम तक देनी पड़ती हैं। जी। तो इसका हमें ध्यान तो रखना पड़ेगा। क्या आप कोई कॉमन मिथ बताना चाहेंगे जो लोगों के दिमाग में रहते हैं टीबी को लेकर? इसके लोगों को दिमाग में टीबी छुआछात की बीमारी टाइप की है, ऐसा नहीं है। टीबी जो है अगर लंग्स में है तो वो एक दूसरे के सांस लेने की हो सकती है, लेकिन अगर बचपन में जैसे हम टीका लगाते हैं, BCG वैक्सीनेशन लगाते हैं, अगर वो लगा रखी है और हाइजीनिक कंडीशन में अगर मेंटेन किए हुए हैं तो हमें चांसेस कम है। अब जैसे किसी के साथ कोई टीबी का मरीज है, अगर वो मास्क लगा ले तो उसके आने आसपास के जो लोग कॉन्टेक्ट में आते हैं उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। कोशिश करें कि टीबी के मरीजों को बिल्कुल भीड़ भाड़ के इलाकों में या थोड़ा प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह जहाँ पर हो, हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन हो, वहाँ रखा जाए और उनको पूरे सुपरविजन में दवाई दी जाए। तो टीबी एक ऐसी बीमारी है जो हम खत्म कर सकते हैं। देखिए, पहली चीज तो कि ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटेबल डिसीज है। लोगों को ये लगता है कि टीबी आ गया तो पेशेंट तो बिल्कुल खत्म है। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत चीज है कि ट्यूबरकुलोसिस बिल्कुल ट्रीटेबल चीज है और आराम से आप दवाई लीजिए, सही ड्यूरेशन की लीजिए, सही डॉक्टर से मिलिए और सही आप डोजेज में लेंगे तो ट्यूबरकुलोसिस बिल्कुल ट्रीटेबल डिसीज है। दूसरी चीज, कभी कभी हम ये लगता है कि पेशेंट को गले लगाने से, ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट को गले लगाने से या हैंड शेक करने से या उसकी चादर को हाथ लगाने से हमें ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल मिथ है कि भाई ऐसी चीज होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ट्यूबरकुलोसिस अलग अलग तरह की होती है। कुछ पानी वाली टीबी होती है, कुछ लंग की टीबी होती है। जो पानी वाली टीबी होती है वो नहीं ट्रांसमिसेबल है, वो उसमें आराम से पेशेंट अपनी दवाई लेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाए। डॉक्टर अनिल बंसल और डॉक्टर अवी कुमार, आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर जुड़ने के लिए और अपनी नॉलेज को हम सबके साथ शेयर करने के लिए। मैं मानसी हूँ आपके साथ, सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट। This is an ABP Live podcast.